मैं उदय भान पांडे आप सभी दोस्तों को प्रणाम करता हूँ। आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सजन सकारे जाएंगे। ये लोक साहित्य का एक दोहा है, दोहे का एक टुकड़ा जिसको मोहतरमा हैदर ने ऐनी आपा ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आग का दरिया में 4 बार उद्धृत किया है। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को इस कहानी के सृजन के बारे में कि इसमें मैंने रिवर्सल ऑफ मिथ किया है। रिवर्सल ऑफ मिथ का अर्थ है कि जो एक साधारण थीम है, कथा वस्तु है या अर्थ है, जिसे मिथक कहते हैं हिंदी में, मिथ को, उसकी पूरी प्रक्रिया को बदलकर इस तरह किया जाए कि उसका एक नया अर्थ प्रकट हो। मेरे कनिष्ठ सहकर्मी प्रोफेसर प्रशांत कुमार दास ने अमेरिका से रिवर्सल ऑफ मिथ इन द नॉवेल्स ऑफ पिंचन नाम की अपनी पीएचडी, अब तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम सिलचर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय तेजपुर में अंग्रेज़ी और विदेशी भाषाओं के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। तो सजन सकारे जाएंगे ये कहानी सबसे पहले आकार में छपी। कथाकार और संपादक प्रियंवद साहब के संपादन में। उसके बाद बनमाली सृजन पीठ भोपाल के एक विंग ने कथादेश नाम के 18 खंड निकाले और उसके 8वें खंड में मेरी ये कहानी संकलित है। प्रेम का जो मिथ है उसका रिवर्सल है इस कहानी में। अब मैं पढ़ता हूँ। हमारी अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के शक्ल की है। बस फ़र्क ये है कि कोई स्त्री अपनी कहानी नहीं कहता है, एक पुरुष ही कहता है। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मुख्य नायक है, नायक कहिए या मुख्य पात्र है, वही कहानी कहता। तो सुने अब कहानी। सजन सकारे जाएंगे। उसकी आंखें अल्फांसो रत्नागिरी के टिकोरों पर जमी हुई थी। वो मेरी 5वीं पुकार थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये मई का 3रा सप्ताह था और पहाड़ों की गर्मी जानलेवा थी। स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़ा, तभी से लग रहा था गले में कांटे उगाए हैं। आते ही फ्रिज खोला, लेकिन वहाँ पानी का या बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। डाइनिंग टेबल पर मिनरल वाटर की 2 बड़ी बोतलें गुनगुना गर्म पानी से भरी रखी थी। मेरी 6ठी पुकार पर वो मुड़ी। मुड़ते ही उसकी आंखों में अपरिचय का भाव घना हो गया। तुम आकर आराम क्यों नहीं करते अनादि? इतनी गर्मी में चीखना चिल्लाना ठीक है क्या? और फ्लैट का क्या हुआ? उसने केवल 3 प्रश्न ही पूछे। ये देखकर राहत सी मिली। मेरी जुबान सूख रही थी, पर वो बोलती जा रही थी। यह औरत इतनी प्रश्नाकुल क्यों है? मैंने सोचा और लगभग चीखते हुए पानी मांगा। सामने, एकदम सामने डाइनिंग टेबल पर 2-2 बोतलें रखी हुई हैं, लेकिन जनाब को दिखे तब ना। मई की उस जानलेवा गर्मी में भी फ्रिज बंद था। मेरे मन में आया गर्म पानी से भरी 2 बोतलें उसके थोबड़े पर दे मारूं, लेकिन सफ़र की थकान इस तरह तारी थी कि कुछ करना मुश्किल था। मैंने नल के कच्चे पानी से ग्लास भरा और गटकने लगा।
कच्चे पानी की 2 घूंट अमृत की तरह लगी। हालांकि कच्चा पानी जानलेवा भी हो सकता था। केवल 30 टिकोरे लगे इस बार अल्फांसो में, लेकिन बच जाएं इन कम वक्तों से तब ना। मिसेस तिमुंगपी पता नहीं कब कृपा दृष्टि डाल दें। शी इज इन द फैमिली वे। साली चोटिन। तिमुंगपी का मतलब है सुश्री तिमुंग या कुमारी तिमुंग या श्रीमती तिमुंग। कर्बी जनजातियों का टाइटल है। वो अब मुझसे मुखातिब हुई थी, लेकिन उसकी बातें दूसरों से संबंधित थी। उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बकर बकर करती जा रही थी। कंट्रैक्टर तीसरी बार शादी रचा रहा है। तीसरी बीवी नेपालिन है। पैसे की माया है सब, नहीं तो 45 साल वाले 2 बीवियों के शौहर से कौन रासलीला रचाना चाहेगी। भगवान के लिए मुझे ऐसी सूचनाएं मत दो जो एकदम गैर ज़रूरी हों। तुम्हारे शौहर के पास केवल 1 बीवी है, ये बात तुम्हारे लिए सुकूनदेह होनी चाहिए। पहले ये बताओ फ्लैट लिया कि नहीं, अगर हाँ तो कितने में। फ्लैट नहीं मिला। लोग 35 लाख मांग रहे थे। इतने में तो नोएडा में भी एक छोटा फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ से भी बाहर कहीं सर छुपाने की एक जगह होनी चाहिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो मेरे साये से भी बचना चाहती है। अब वो पुराने अंदाज में त्योरियां चढ़ाकर बात करने लगी थी। वो जानती थी कि उसका ये अंदाज कभी मुझे बेहद रिझाता था। वो ऐसा ही मई का महीना था और लखनऊ में बला की गर्मी पड़ रही थी। मैं आर्या के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच वाली बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो इसी अंदाज में त्योरियां चढ़ाकर पूछने लगी थी, तुम्हें सचमुच यह लाल इमारत बार बार सपने में दिखती है? इट्स सो अगली, ऑलमोस्ट ऑमिनस लुकिंग। ये इमारत इतनी बदसूरत है, लगभग नसड्डी। शायद उस जन्म में किसी माननीय न्यायमूर्ति ने इसी बेंच से मुझे प्राणदंड का निर्णय सुनाया होगा। वास्तव में मुझे भी इमारत एकदम मनहूस लगती है, श्रीविहीन। जब तुम पहली बार लखनऊ में दिखे थे, तुम्हें मैंने दोस्त की नज़र से नहीं देखा था। लक्ष्मण की मूर्ति के सामने तुम बेंच पर बैठे किसी दढ़ियल लड़के से फिराक की मेजरी पर बात कर रहे थे। पता नहीं क्यों फिराक का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। आर्या बोली थी, उस लड़के को देखो तो सोनू। मैंने सोना से कहा था, इतना हसीन लड़का, लेकिन इसकी आंखें एकदम गुंडों की सी हैं। इसे दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिला बात करने के लिए। जनाब फिराक की शायरी पर तकरीर फरमा रहे हैं। सोना ने कहा था, पगली है तू। इतनी सुंदर आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी। और फिराक की शायरी पर बात करना क्या कोई गुनाह है? अच्छा होता अगर सोना दीक्षित ने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी होती, लेकिन तुम तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने कहा, अगर मैं पीछे न पड़ती तो सोना तुम्हें भेड़ा बना लेती, कामरूप कामाख्या की लड़कियों की तरह। क्या बाय द वे कामरूप यानी असम की लड़कियां सचमुच बड़ी हसीन होती हैं? उसने पूछा था। मुझे ठीक से याद नहीं आता मैंने क्या जवाब दिया था। वह भी क्या दिन थे। मैं छोटे बालों का शौकीन था, लेकिन आर्या ने जिद पकड़ ली थी बड़े बाल रखने के लिए। बस कान नहीं ढकने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जितनी बदनीयती है, कानों में उतनी ही शराफत। उन दिनों ऐसी बेहूदी, बेमानी और बिना सिर पैर की बातों में बड़ा रस मिलता था। क्या कानों पर भी शराफत लिखी होती है? मैं फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा था। तुम्हारे कान आंखों की दुष्टता का निरावेशन कर देते हैं, उसने कहा था। निरावेशन? आई मीन न्यूट्रलाइजेशन। निरावेशन कैसा जबड़ा तोड़ लफ्ज़ है। आर्या ने कहा लगाया था। उन दिनों मेरी तनिक सी उदासी पर वो किस तरह से रो पड़ती थी, चाहको पाको। लखनऊ के हाथी पार्क के आयना घर में जब मेरा चेहरा 10 कोने का दिखा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख ही निकल गई थी। डोंट बी चाइल्डिश, मैंने झिड़की दी थी उसे। हद हो गई बेवकूफ़ी की। कहीं यही बदसूरत चेहरा मुझे सपने में ना डराने लगे तो क्या हो जाएगा?
फिर उसने 2-3 मुक्के जमा दिए थे। तुम मर्द लोग हमेशा नाबालिग ही रहते हो। तुम क्या समझोगे औरत का दिल? तुम्हें मेरे बड़े मामा जी की याद है ना? हाँ हाँ, वही ना जो काले रंग के अरबी घोड़े पर चढ़कर तुम्हारी मौसी जी की कोठी पर आते थे। सांवला रंग और गर्राबिया मूछें। या अल्लाह, तुम्हारी आंखें ठीक उन पर गई हैं। बस उनकी आंखें हल्की गुलाबी हुआ करती थीं, गोया सुरूर अंगेज हों, और तुम्हारी एकदम कालकूट से लबरेज। कैसे मामा जी की याद आ गई आज। वह कहा करते थे कि नर और मादा की मोहब्बत और नफरत का राज ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं जान सकते। तुम क्या खाक समझोगे? हम इमाम बाड़े के रूमी दरवाजे के पीछे वाले पार्क में भेलपूरी खाते और पूरब में स्थित शकील चच्चा के चाय खाने में अदरक पड़ी चाय पीते। एक बार गोमती के उस पार से हमें कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। उसके गालों पर बीर बहूटियाँ दौड़ गई थी। इस मौसम में पहली आवाज़ है कोयल की। क्या तुमने बेगम अख्तर का वो दादरा सुना है? कोयलिया मत कर पुकार, करेजवा लागे कटार। लेकिन आज तो कोयल की ये कूक सुनकर तौबा तौबा, आई फील लाइक किसिंग यू। हे ईश्वर, लड़की होना भी अभिशाप है, वो बोल रही थी। तब उसकी कश्मीरी नाक एकदम लाल हो गई थी। ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़की एक साथ लाजवंती भी हो और निर्लज्ज भी? मैंने सोचा था और उदास हो गया था, थोड़ा उद्भ्रांत भी। क्या उन दिनों की ये उदासी ईश्वर की तरफ से भेजी एक चेतावनी थी कि जिसे नज़रअंदाज करके मैं जीवन भर चक्रव्यूह में फंसा रहा? क्या उत्तर प्रदेश की है राजधानी, जिसे ऐनी आपा बड़े गर्व से लक्षणावती कहती हैं, अब ऐसी लड़कियों को जन्म देगी जो अपने लबर से डंके की चोट पर कह सकती है, आई फील लाइक किसिंग यू। छी, ये कैसी निर्लज्जता है, मैंने अपने आप से कहा था। भारत में तो छठे दशक को डर्टी 60s नहीं कहते हैं शायद। मैं धीरे से बुदबुदाया था। आर्या के चौकन्ने कानों ने से सुन लिया था। क्यों नहीं? क्या पंत जी ने पंक्तियाँ नहीं लिखी थीं? धिक्रे मनुष्य तुम स्वस्थ शुद्ध निश्चल चुंबक अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अधरों पर। हाँ, कुछ लोग प्रेम को ही डर्टी माने तो बात दीगर है। अंशुल से दबी जुबान में जब ये चर्चा चलाई तो उसने खिलते हुए कहा था, भाई साहब, आप तो बड़े घूंचू किस्म के इंसान लगते हैं। किस तरह दार्शनिक पुरुरवा को उर्वशी शरीर की ओर खींचती है। पुरुरवा प्रेम को इश्के हकीकी बनाना चाहता है, लेकिन उर्वशी उसे मजाजी बना देती है। यह तो नारी का स्वभाव है। द डिज़ायर टू किस अ लवर इज़ बट नेचुरल। लेकिन उस बेचारी लड़की को यह नहीं पता है कि मेरे भाईजान इस ज़माने में भी उस लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हैं जिसने एक बेगिंग प्रिंसेस के नाक कान काट लिए थे। अरे, आपको तो अपने आप पर फख्र होना चाहिए। एक कश्मीरी पंडित के घर की लड़की इस तरह आपके कदमों पर बिछी जा रही है। ये सारी बातें याद आने पर सुकून नहीं देती। शी वॉज बबलिंग विद लव। मौसेरे भाई ने तब आर्या की वकालत की थी। कुछ लड़कियां पागलपन की हद तक प्यार कर सकती हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तुम खुशकिस्मत हो नादी, ये लड़की तुम्हारे लिए रेलवे लाइन पर लेट सकती है बेटे, मौसी जी ने कहा था। वो तरुणाई की निष्पाप अवधि थी जब बादल देवदूतों के गाल की तरह दिखते थे और आर्या की प्रशंसा में बोले गए शब्द मंदिरों में उच्चारित मंत्रों की तरह पवित्र सुनाई पड़ते थे। लोगों को सहज ही महिमा मंडित करने की इच्छा होती थी। अब मैं सोचता हूँ कि ये सारा इंद्रजाल मुझे अपशब्द करने का एक बहाना सा था। विवाह के बाद 42 मृत वर्षों में दुस्वप्न बनकर ये बातें जीवन को जकड़े हुए हैं। इतने गहरे रोमांस को मरने के लिए क्या केवल कुछ महीने ही लगने चाहिए थे? और अब जब जीवन की सांध्य वेला के साथ मृत्यु का धीरपद विन्यास भी हल्के से सुनाई पड़ने लगता है, मैं ये बात पूरी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि जीवन का सारा व्याकरण गलत हो गया है। वैसे ज़िंदगी अपनी जगह ठीक से चल रही थी।
टाउन प्लानिंग का काम अच्छा खासा उद्योग ही बन गया था। सरकारी तनख्वाह के अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिस से भी ठीक ठाक आमदनी थी। जब से ट्राइबल आगे बढ़ने लगे, ये शहर उनके लिए स्टेटस सिंबल बन गया था। सरकार तो इसे सजा ही रही थी, चुने हुए नागरिक अपनी तरह से भी इसे सजा रहे थे। शहर में एक एक कर न जाने कितने आकर्षक रिहायशी मकान उगते जा रहे थे। लगभग हर नए घर के निर्माण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब इंटीरियर डेकोरेशन के लिए मुझे बुलाया जाता, मैं आर्या को भी अपने साथ ले जाता। उसके सुझाव प्राय बड़े रचनात्मक होते, लेकिन चलने के पहले वो सबको या कम से कम गृह स्वामिनी को आहत कर देती। कुल मिलाकर हमारा परिवार लोकप्रिय भी था और सम्मानित भी। लेकिन आर्या सुंदर ट्राइबल महिलाओं से बदाकर सींग लड़ाने लगती। स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेती तो बंगाली, असमिया और ट्राइबल विद्यार्थियों के एक्सेंट को लेकर कोई बेहूदी टिप्पणी जड़ देती। जब कोई ट्राइबल लड़की छोटे साइज की स्कर्ट पहनकर आती, वो डपटती, "Why are you parading your ugly thighs in this skirt?" स्कर्ट पहनती हैं गोरी लड़कियां जिनकी सुडौल जंघाएं कार्तिकेय जैसे लड़कों को सपने में हांट करती हैं। ये बातें जब वो झरनाटेदार अंग्रेजी में कहती, दुष्ट लड़के खूब भी टीटी करते, लेकिन लड़कियां तमतमा उठती। यह आश्चर्य है कि कभी वो पीटी नहीं गई। ये गुस्ताखियां उस समय होती थीं जब पूरे असम, मणिपुर और ट्राइबल इलाकों में हिंदी भाषियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। तुम इन लोगों की बात करते हो, ट्राइबल लड़कियों की? ये सारी तो उसी कैटेगरी में आती हैं जिनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं, जहां देखें पानी परात वहीं बितावें सारी रात। यौन शुचिता तो केवल नागा लड़कियों में होती है। क्या तुम समाजशास्त्री, नृतत्व शास्त्री हो जो जातीय गुणों पर ऐसी टिप्पणी करती हो? मैं उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये से बेहद खफा था। उसकी ऐसी ऊंची और बेहुदा टिप्पणियों पर बवाल खड़े हो सकते थे। Why the fuck should I be समाजशास्त्री या नृतत्व शास्त्री to talk sense? वो गुर्राई थी एक बनबिलाई की तरह। लगता है उस समय तुम देव दिखाती हो जब ये लड़कियां डाट। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। ये देव दिखाना क्या होता है? देव दिखाना यानी दिया दिखाना। डू यू वॉच देम बाय लाइटिंग अ लैम्प? इस बात पर वो बकटूट हंसी थी। 42 साल एक साथ रहने के बावजूद उसे समझ पाना आसान न था। वो एक ही सांस में ऐसी बात कह सकती थी जो आपका कलेजा छलनी कर डाले, और खुलकर हंस भी सकती थी। गंधर्व कंठ से वो मेरा भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध भी कर सकती थी, और उसी कंठ से फटे बांस की सी आवाज़ में पड़ोसियों को चुनिंदा गालियां भी दे सकती थी। बस एक बात अच्छी तरह समझ सका था, उसे इस बड़े बंगले पर एक आधिपत्य चाहिए था जहां वो अकेली रह सके। सामने के अशोक के पेड़ों को कटवाकर वहां ढाबलियां बनवाना चाहती थी जहां वो गल्ला माल की दुकान तक खोलकर उस पर बैठ सके। उसकी तमन्ना थी कि दलाली करे, छोटे स्तर की सियासत पर उतारू हो। चूँकि हमारे दोनों बच्चे शिकागो में नर्सिंग होम चलाकर खुशहाल थे, मैं इन कमीनी हरकतों के खिलाफ था। मेरे रहते ये सब संभव नहीं था, इसके लिए मैं अब सिर्फ एक बासी अखबार हो चुका था। हाँ अनाज साहब, ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ प्यार भी कर सकते हैं और नफरत भी। लखनऊ में साइकियाट्रिस्ट ने कहा था, आदमी कभी भी बदल सकता है, फ़र्क इतना है कि आदमी कभी कभी बदलता है और कमबख्त औरतें हर लम्हा बदलती हैं। जब बदलना एकदम नकारात्मक होता है तब शादियां टूट जाती हैं। उसे पी जाओ नीलकंठ बनकर, तो तुम्हारे दोनों बच्चे और आगे बढ़ेंगे। यह मत समझिएगा डिवोर्स आपको सुख शांति देगा। मे बी द नेक्स्ट वाइफ प्रूव्स टू बी अ ग्रेटर सिनर। आर्या में चेंज एज वेल। रफ इट अप यंग मैन, हम सब झेलते हैं, तुम भी झेल जाओ, यही माया है। नूर मंजिल के सबसे बुजुर्ग साइकियाट्रिस्ट ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए मेरी आंखों में झांक कर कहा था। लखनऊ से लौटने के बाद घर एकदम सूना दिखा। दोनों बच्चे अमेरिका में थे। आर्या नई खुराफात में लगी हुई थी।
उसने लेडी चैटरलीज लबर को चाट डाला था। लगभग 3/4 किताब लाल पेंसिल से रंगी थी। जानती हो, मुझे बहुत कोफ्त होती है जब कोई किसी किताब या मैगजीन को अंडरलाइन करता है। लगता है किताब का शील भंग हो गया है। मैंने पहली बार उसे टोका था। क्या चोंचले पालते हो तुम लोग, ये सन्स एंड लवर्स देखो। उसने दूसरी किताब मेरे सामने रखी। उसमें उसने हरी पेंसिल का इस्तेमाल किया था। ये गोरी मेमें पता नहीं किस किस्से और कितना सेक्स चाहिए इन्हें, लेकिन लॉरेंस की कलम में ताकत है, ये मानना पड़ेगा। किताबें उसकी कमज़ोरी थीं। मैंने उसके लिए महंगी किताबें खरीदी थीं जिन्हें मुझसे ज़्यादा वो पढ़ती थी, लेकिन जब उस पर बात करने का दौरा पड़ता किताबें एक तरफ पड़ी रह जाती। उसके पास जैसे पूरे कस्बे का खुफिया तंत्र था। पूरे दुनिया जहान की खबरें उसके पास होती थी, पर केवल पर निंदा पर चर्चा की, जो खाने के साथ परोस देती थी। परिचित समाज उसे टॉकिंग मशीन कहता, लिटिल चैटर बॉक्स और मिसेस गॉसिप कहता। पीठ पीछे लोग उसे 1000 गालियां देते, लेकिन ये कहना नहीं भूलते कि रुपए पैसे के बारे में वो कभी भी बेईमानी नहीं करती, और ना ही उसके पांव बुरे रास्ते पर जाते हैं। हारी बीमारी में वो पड़ोसियों और परिचितों के बच्चों का देखभाल भी कर लेती, लेकिन उसकी ज़ुबान खंजर थी, जो शुरू होती तो कत्लेआम मच जाता। वो भिखारियों को बेरहमी से दुरदुरा देती, लेकिन पागलों को सिर आंखों पे बिठाती। कभी कभी वो कहती कि बड़े भाग्य से ये कोई पागल होता है। नहाने और खाने के बाद मैं ऑफिस रूम में चला आया। 3 घरों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। मैंने फ़ोन कर मालिकों को फीस लाने को कहा, बैंक का खाता और पेंशन का ट्रांसफ़र करवाया, और कार से पूरे शहर का एक चक्कर लगाया था। शाम की हल्की खुनकी हवा में तारी हो चुकी थी। मैंने पूरी शिद्दत के साथ अपने उस शहर की खूबसूरती को महसूसा जिसे मैं अपने देश का सबसे प्यारा शहर मानता हूँ। यहाँ ना तो किसी राजा रानी का किला या प्रासाद है, और ना ही यहाँ इतिहास की कोई खूनी लड़ाई लड़ी गई है। 2-3 साधारण मालों को छोड़कर यहाँ कोई ख़ास बाज़ार भी नहीं, लेकिन यहाँ की ट्राइबल लड़की जब अपने प्रेमी का प्रणय निवेदन ठुकराती है तो ज़ुबान या कलम का इस्तेमाल नहीं करती। मांझ निशा में वो अपनी बांसुरी पर फ़ानी भोवूत और शैली की विषाद भावना से ओतप्रोत कविता की तरह संगीत की एक उदास धुन बजाती है, जिसे सुनकर हर नौजवान कहता है, हे ईश्वर, तुमने फिर किसी नौजवान का दिल तोड़ दिया। मैं इस शहर के सौंदर्य को आखिरी बार छक कर पी लेना चाहता। यहाँ के विशिष्ट आदिवासी समाज में एक ऐसा समाज है जहाँ लड़कियाँ जब अपने प्रेमिक का प्रस्ताव ठुकराती हैं तो रात में ठीक आधी रात को एक उदास धुन बजाती हैं और उससे उनको ना का उत्तर मिल जाता है। इसी की चर्चा इसमें। पूरा शहर सुंदर पार्कों से भरा पड़ा था। उनके निर्माण में मेरी छोटी बड़ी भूमिका थी। उनमें हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। बुहागी उद्यान केवल बुहाग बसंत ऋतु में ही नहीं, हमेशा खिला रहता था। शादी के तुरंत बाद वासोदत्ता चटर्जी मुझसे यहीं टकरा गई थी। इत्तेफाकन पार्क लगभग खाली था। वासोदत्ता ने मुझे लगभग घसीट कर एक बेंच पर बिठा लिया था। ले आए यूपी वाली कुलीन कन्या ब्याह कर, एक कार्ड भी ना भेजा। इस तरह किसी का दिल तोड़ते हैं भला। हालांकि सहेलियों ने बार बार मुझे वार्न किया था। माँ ने भी कहा था कि तुम्हारी आंखों में कोई और बसा है, लेकिन पापी प्राण कहाँ मानते थे। ये भी उसने श्याम वर्ण पतली लंबी उंगलियों से अपने सांवले गुलाब की पंखुड़ियों से बना चेहरा ढांप लिया था। उन उंगलियों से रिश्ते आंसुओं ने मुझे विचलित कर दिया था। मैंने तुम्हें कभी अंधकार में नहीं रखा। बार बार माफ़ी मांगी थी। क्या किसी मनुष्य या देवता की हर इच्छा पूरी होती है? यू मस्ट नॉट लिव इन द पास्ट। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ काँप जा रही थी। मोहभंग अभी पूरा नहीं हुआ था।
उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया था। मैं उसी बेंच पर 5 मिनट तक बैठा रहा और उसके लिए प्रार्थना की। एक आध दुकानों पर लेन देन था, उसे निपटाया। शहर काफ़ी बढ़ गया था। हर कोने में यादों के गुलदस्ते थे, लेकिन सबसे मिल पाना संभव नहीं था। एक बार सब्जी मंडी का चक्कर लगाया और उन चेहरों का जायज़ा लिया जिसके बाप भी मुझे सब्जियां देते थे। फिर मैं उस करबी महिला की दुकान पर गया जिसने बरसों पहले सहीजन की सब्जी, जिसे समिया में सजना कहते हैं, तौलने के बाद मुझे छेड़ा था। मेरे सजना तेरे सजना। आज उसने फिर मुझे छेड़ा। सर, क्या देखकर इस शहर को अपना दिल दे बैठे आप? क्योंकि ये शहर यूपी के शहरों की तरह कमीना नहीं है, मैंने कहा और मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाया। वो मंदिर पास ही था जिसके लिए 8वें दशक में मैंने 10,000 का चेक दिया था और कार सेवा के समय आर्किटेक्ट इंजीनियर से राजमिस्त्री बन गया था। मैंने इस मंदिर में मत्था टेका और इस पूरे शहर की सलामती के लिए दुआ मांगी। ये शहर मेरे लिए एक मेटाफर, रूपक था। माँ की तरह इसने मुझे अपना वात्सल्य दिया था। हालांकि इस शहर का मैं विश्वकर्मा था। मैंने इसकी पूरी योजना बनाई थी, इसे एक ऐसा व्यक्तित्व दिया था जो अपने सौंदर्य में अद्वितीय हो। अब मैं शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लखन सिंह रंघांग के बगीचे में था। शहर की नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष 98 वर्ष के रंघांग साहब इजी चेयर पे बैठे गीता का श्लोक पढ़ रहे थे। मैंने उनके पांव छुए और लखनऊ के चौधरी स्वीट हाउस की परवल की मिठाइयों का डिब्बा मेज़ पर रख दिया। उन्होंने वात्सल्य से कहा, आयुष्मान भवा। वार्धक्य के बावजूद उनका चेहरा चमक रहा था। सुना है इलाहाबाद या लखनऊ में तुम कोई फ्लैट ले रहे हो, लेकिन ये शहर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तो तुम भी 70 पार कर चुके हो। यहीं रुको ताकि तुम मुझे कंधा दे सको। आंसुओं को रोक पाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद सामान्य हुआ तो बोला, 1 या 2 रूम के दरबे की खरीदने के लिए 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? फिर जीवन भर इतने बड़े घर में रहने के बाद वहाँ की काल कोठरी में कैसे रह पाऊंगा? कम से कम आप तो जानते हैं कि अब मैं यूपी वाला नहीं रहा। यह अर्ध सत्य बोलकर मैं लज्जित हो रहा था। वहाँ से लौटा तो आर्या क्लास ले रही थी। मैं किचन में गया और अपने लिए काफ़ी बनाने लगा। वो झट से मेरे पास आई और सवाल दागा, भूख कम है या ज़्यादा, उसी हिसाब से बनाऊं। नौकरानी को हटाकर घर के लिए कम से कम 10,000 तो बचा ही रही हूँ। मुझे भूख है ही नहीं, मैंने खींच कर कहा। काफ़ी लेकर मैं ऑफिस रूम में चला आया। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो अशोक के पेड़ों की टहनियों को छिनगाती रहती थी। देखा, लगभग पिंडलियों तक पेड़ नंगे हो चुके थे। जड़ से फुनगी तक पत्तियों से ढके अशोक के पेड़, जिसे असम में पारिजात कहते हैं, मुझे बेहद पसंद है, लेकिन आर्या उन्हें ऊपर तक छिनगाती रहती है। उसकी इच्छा थी कि सारे पेड़ों को कटवाकर उनकी लकड़ियां बेच दी जाएं और घर की शोभा बिगाड़ दी जाए। कमरे में डेस्कटॉप चलाकर पेन ड्राइव में सब कुछ डाउनलोड किया। भगवान शंकर की चांदी की मूर्ति, माँ का अंतिम उपहार और बाबूजी की ब्राउन शेरवानी वीआईपी सूटकेस में पैक की। कैमरे से सारे घर और उद्यान की फ़ोटो ली। शायद वासोदाता मैडम मिल गई होंगी। ससुराल और मायका एक ही शहर में मिला है। हाउ लकी। 3 साल पहले ही वो ये दुनिया छोड़ चुकी है। हाँ, याद आया। हुस्ने बंगाल अल्लाह मियाँ को प्यारा हो चुका है। पुअर सोल, लॉन्ग लिव हर रोमांस विद द विश्वकर्मा ऑफ दिस टाउन। मैंने आंखें कंप्यूटर पर टिकाए रखी। वो सीधे मास्टर बेडरूम में चली गई और मोबाइल पर चीखने लगी। उसकी बातों में जहर घुला था। वहाँ शहर के चलने वाले सारे लफड़ों की चर्चा थी और बार बार बात करने वाली को डोमिनेट करने की एक दुर्दमनीय लालसा भी। मैं ऑफिस रूम से अपने बेडरूम में चला आया। 1 महीने से बिस्तर की चादर बदली नहीं गई थी। मैंने चादर बदली, तकिए के गिलाफ बदले और डीवीडी प्लेयर पर बेगम अख्तर की सीडी लगा दी। हमारी अटरिया पे आओ समरिया, देखा देखी बलम हो जाए।
प्यार की भिक्षा मांगे भिखारिन, लाज हमारो रखियो साजन। आओ सजन अब हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए। अशोक वृक्ष की शाखाओं के बीच पूर्णिमा का बड़ा सा चांद उलझा हुआ था। आज के बाद अशोक के वृक्षों से उभरता हुआ चांद शायद ना दिखे। आम्रपाली के तीनों पेड़ आम के टिकोरों से लगे हुए थे। पता नहीं इनका स्वाद फिर कभी चख पाऊंगा या नहीं। अल्फांसो आम अभी कम फलता था। चलो, ये औरत अब ये शिकायत नहीं कर पाएगी कि इतनी शरीफ पड़ोसन आम चुरा कर ले जाती है। मेरे ना रहने पर ट्राइबल महिलाएं बनातीदार नहीं, चमरौधा फेंकेंगी इसके थोबड़े पर। ये शहर लगभग 50 सालों से मेरे ऊपर अपना प्यार बरसा रहा है। वो घर जो मेरे लिए दोनों बच्चों की तरह प्यारा है छूट जाएगा। सवेरे नहीं, अभी मंदिर में मत्था टेक आता हूँ। बीरेन सिंह और आगस्टिन रांगपी की दोनों पेंटिंग्स पैक करता हूँ। सोने का प्रयास करता हूँ लेकिन नींद कहाँ। छत पर आता हूँ तो पूरा शहर दिखाई पड़ता है। अपने और पड़ोसियों के बागीचों को देखता हूँ। दिन में 10 घर पहले के पेड़ों से गुलहरियाँ ची ची करती पेड़ों पर कूदना फदकना शुरू करते हैं। 50 घरों के पीछे पसरे उद्यान में गश्त लगाती रहती हैं। इतने बड़े घर और कैंपस के निर्माण में उत्तर प्रदेश के छोटे शहर में भी 5 करोड़ से कम न लगेंगे। ना तो बच्चों से पैसे मांगूंगा और ना ही उनके पास रहने जाऊंगा। सारी रात आंखों में चली गई है। बादलों से घिरी सुबह ठीक 5 बजे मेरा स्वागत करती है। चिरपरिचित बिहारी ऑटो रिक्शा वाला मेरे तीनों सामान लोड करता है। फ्रिज से मिनरल वाटर की 2 बोतलें निकालता हूँ। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है। इसके पेंचा ने फ्रिज को ऑफ किया हुआ था। गुस्से से बौखलाए दिलो दिमाग को समझाता हूँ और अलमीरा से कॉन्फिडेंशियल फाइल निकालता हूँ। एक आर्ट पेपर पर 27 अक्टूबर 1970 की शाम की घटना पर आधारित आर्या की एक स्केच है जिसमें आँखों और होठों से खुशी छलक रही है। ये वही शाम थी जब हमारी शादी तय हो चुकी थी। मुझे 28 की सुबह अवध आसाम एक्सप्रेस से वापस आना था। स्केच के नीचे आर्या की राइटिंग में लिखा था एक दोहा। दोहे की स्याही धुंधली पड़ गई थी, फिर भी पढ़ा जा सकता है। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भोर कबहु ना होए। मैं दोहे को क्रॉस करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, मक्कार गद्दार सूर्पनखा की नातिन यू स्वाइन। सुबह हो रही है। बाहर आकर ऑटो रिक्शा में बैठ जाता हूँ। इस कहानी के ही शीर्षक से जल्दी ही मेरा एक कहानी संग्रह सेतु प्रकाशन से आने वाला है जिसका यही नाम होगा, सजन सकारे जाएंगे। अब यदि कोई हमारा श्रोता कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न पूछ सकता है। अर्पण जी का बहुत आभार है जिन्होंने मुझे अपने मंच पर ये कहानी पढ़ने का अवसर दिया। इसको बंद करना है। वो हैं पीछे हैं यहाँ, तो आप बंद कर पाएंगे?